जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे ब्रिक्स एनएसएस समिट में अजीत डोभाल जी ने भरी हुंकार, मल्टीलेटरलिज्म पर दुनिया को दी चेतावनी, बंद कमरे में चीनी विदेश मंत्री को दिया दो टूक संदेश, जिसके बाद कैसे अचानक बदल गए चीन के सुर भारत को लेकर। बताएंगे ऐसा क्या कहा अजीत डोभाल जी ने। तो वही दोस्तों, भारत की बासमती बादशाहत रहेगी कायम या फिर पाकिस्तान पलटेगा खेल। समंदर खुलते ही 25,000 करोड़ के बाजार का कौन होगा राजा, बताएंगे सबसे बड़ी जानकारी। तो वहीं आपको बताएंगे जेडी वेंस पर कौन भड़का, जिसने कह दिया लादेन को छिपाने वाले पर नहीं कर सकते भरोसा। जी हां, साथ में पाकिस्तान प्रेम को लेकर भी अमेरिका को खरी खोटी सुनाई दोस्तों, खुद अमेरिकी ने ही यह बड़ा बयान दिया है। वहीं बताएंगे अमेरिका से डील साइन करने के ठीक बाद पाकिस्तान क्यों जा रहे ईरानी राष्ट्रपति। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी अपडेट्स आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता, अखंडता और भारत के ताकत का पुरजोर समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत की मेजबानी में मंगलवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी ब्रिक्स एनएसए की हाई प्रोफाइल बैठक शुरू हुई। इस मंथन की शुरुआत करते ही भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी ने वैश्विक कूटनीति और सुरक्षा के मोर्चे पर दुनिया की मौजूदा बदहाल स्थिति को लेकर बेहद गंभीर चेतावनी दी। दुनिया भर के शीर्ष सुरक्षा दिग्गजों को संबोधित करते हुए डोभाल ने बेबाकी के साथ कहा कि पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे संयुक्त राष्ट्र आज के वैश्विक उतार चढ़ाव और संकटों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल जी ने अपनी शुरुआती स्पीच में कहा कि हम एक बेहद उथल पुथल वाले समय में मिल रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त सैन्य टकरावों और पेचीदा सुरक्षा समस्याओं से घिरी हुई है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं और आर्थिक दबाव है, तो वहीं दूसरी तरफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ने नए संकट खड़े कर दिए हैं। सबसे चिंताजनक बात तो यह है दोस्तों कि जहां एक तरफ खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इन झगड़ों को सुलझाने वाले साधन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत प्रणालियां खुद को बेअसर पा रही हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहे तो मल्टीलेटरलिज्म, बहुपक्षवाद अब दम तोड़ रहा है दोस्तों। इस समिट में दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों से आए ताकतवर रक्षा और विदेश नीति के प्रमुखों की मौजूदगी को डोभाल जी ने बेहद खास बताया। उन्होंने ब्रिक्स के इस अनूठे ढांचे पर जोर देते हुए कहा कि यह मंच बहुत अलग अलग बैकग्राउंड और अनुभवों वाले देशों को एक साथ लाता है, जो इस बदलती और अशांत दुनिया को संभालने के लिए बेहद जरूरी है। अजीत डोभाल जी ने प्रतिनिधियों को ब्रिक्स के मूल एजेंडे की याद दिलाते हुए कहा कि इस संगठन की परिकल्पना एक ऐसे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जहां आर्थिक सहयोग बढ़े और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स के जरिए ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक मंचों पर मजबूती से बुलंद किया जाए। उन्होंने डेलीगेट्स से सवाल किया कि कमजोर होते वैश्विक तौर तरीकों के बीच एक मजबूत ग्रुप के तौर पर हम दुनिया में क्या शांतिपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये हम सभी के लिए एक गंभीर आत्म मंथन का विषय है। वहीं चीन के कद्दावर विदेश मंत्री वांग यी के साथ अजीत डोभाल जी की बैठक हुई दोस्तों, जहां पर अजीत डोभाल जी ने दो टूक संदेश दिया चीन को। बैठक के बाद भारतीय खेमे की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक दोनों शीर्ष अधिकारियों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े हालिया घटनाक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच स्थिरता और शांति बहाल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी रोशनी डाली। बैठक के दौरान एनएसए अजीत डोभाल जी ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी को दो टूक शब्दों में भारत का रुख स्पष्ट किया। डोभाल जी ने जोर देते हुए कहा कि एक स्थिर उम्मीद के मुताबिक और सकारात्मक द्विपक्षीय रिश्ता ही दोनों महाशक्तियों के बीच खोए हुए भरोसे को वापस ला सकता है और आपसी समझ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। वहीं ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अजीत डोभाल जी और वांग यी की इस कड़ाई से मॉनिटर की जा रही मुलाकात का मकसद आगामी महीने में होने वाले बेहद उच्च स्तरीय मुलाकातों की जमीन तैयार करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल के आखिर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा भी संभावित है, जिसके लिए दोनों देश कूटनीतिक चैनल के जरिए मजबूत तैयारी कर रहे हैं। वहीं चीन के भी सुर बदल गए दोस्तों और कहने लगा कि भारत जो है वो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि हमारा पार्टनर है, यानी भारत चीन आपस में प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि पार्टनर है। जी हाँ दोस्तों, जिससे साफ पता चलता है कि अजीत डोभाल जी के साथ इस मीटिंग में काफी ज्यादा प्रोडक्टिव बातें हुई हैं और जो दो टूक शब्दों के साथ अजीत डोभाल जी ने चीन के अकड़ को सीधा किया है दोस्तों, वो साफ साफ दिखाई देने लगा है। ऐसे में अगर आप भी मानते कि अजीत डोभाल जी वाकई में जेम्स बॉन्ड से कम नहीं और इनके होने से काफी चीजें सुलझी हैं भारत के लिए, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और साथ में अजीत डोभाल पर आपकी क्या है निजी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको बता दें नेक्स्ट बड़ी खबर,
बासमती चावल को लेकर हो रही भारत और पाकिस्तान के बीच राजा बनने की लड़ाई। तो आपको बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच की जंग सिर्फ सरहदों, क्रिकेट के मैदान या डिप्लोमेसी तक ही सीमित नहीं है। दोनों मुल्कों के बीच का यह मुकाबला खाड़ी देशों के सुपर मार्केट्स और डाइनिंग टेबल तक भी पहुंच चुका है। दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, दशकों से दोनों देश दुनिया के सबसे प्रीमियम चावल बासमती के मार्केट पर कब्जे के लिए आमने सामने है। इस राइस वॉर का सबसे बड़ा मैदान है मिडिल ईस्ट के देश सऊदी अरब, यूएई, ईरान और इराक, जहां अभी तक भारत का लगभग सिक्का चलता आया है। लेकिन पिछले कुछ समय से व्यापार की इस लड़ाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण सप्लाई जो है वो ठप पड़ी थी। अब जैसे ही जून में ये समुद्री रास्ता दोबारा पूरी तरीके से खुलने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय चावल बाजारों में एक नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है। खास बात यह है कि पाकिस्तान का कैनत चावल और भारत की 1121 बासमती वैरायटी की ही एक तरह से नकल है। इस खास वैरायटी को भारतीय कृषि वैज्ञानिक विजय पाल सिंह ने अपने दादाजी की बासमती की खूबियों की सूची से प्रेरणा लेकर यह किस्म तैयार की थी। आज यही वैरायटी भारत को हर साल लगभग 25,000 करोड़ रुपए की कमाई कराता है। जहां भारत के सबसे बड़े बाजार सऊदी अरब, ईरान और इराक है, वहीं पाकिस्तान मुख्य रूप से यूएई, सऊदी अरब और ईरान में अपना चावल बेचता है। दोस्तों, जून के महीने में मिडिल ईस्ट के तनाव के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते शिपिंग सामान होने की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में चावल कारोबारियों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल तैर रहा है कि क्या समुद्री रास्ता पूरे तरीके से खुलने के बाद पाकिस्तान कम कीमतों के दम पर मिडिल ईस्ट में भारत की बादशाहत को चुनौती दे पाएगा। भारत की चिंता के पीछे की वजह है पाकिस्तान की ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम। इसके तहत पाकिस्तानी निर्यातकों को भारी सब्सिडी मिल रही है, जिससे वे ग्लोबल मार्केट में कम कीमतों पर बासमती की पेशकश कर रहे हैं। द हिंदू बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ट्रेडर्स को डर है कि पाकिस्तान के इस सस्ते चावल के कारण से ग्लोबल मार्केट में बासमती के दाम कम हो सकते हैं, जिससे भारतीय बिजनेसमैन के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या भारत की जो बासमती चावल को लेकर बादशाहत अब तक बनती हुई आई है, क्या ये आगे भी कायम रह पाएगी या फिर पाकिस्तान पलट देगा खेल? आपको क्या लगता है दोस्तों? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां लादेन को छिपाने वाले पर कैसे भरोसा करें। जी हां, जेडी वेंस पर भड़के उनके ही सांसद पाकिस्तान प्रेम पर भी जमकर सुनाई खरी खोटी। बता दें, पाकिस्तान इन दिनों ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। इस बीच यूएस सीनेटरों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को पनाह देने और लादेन को छिपाने के इतिहास को उठाया। उन्होंने पाकिस्तान प्रेम के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल वेंस ने स्विट्जरलैंड में वार्ता के दौरान कहा था कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। जेडी वेंस ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनके दो पसंदीदा लोगों में से एक बताया था। ऐसे में दो रिपब्लिकन सीनेटरों ने वेंस के इस बयान को लेकर उनकी आलोचना की है। आपको बता दें कि वेंस ने कहा था कि मैं कहूंगा कि जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा स्वागत किया है, मैंने मजाक में कहा है कि मेरी जिंदगी में दो बहुत बहुत जरूरी लोग हैं, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी। इंडियन मेरी पत्नी है और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर है। ऐसे में सीनेटर रिक स्टॉक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अब तक सबको ये साफ हो जाना चाहिए कि हमारे असल में दोस्त कौन है। स्कॉट ने कहा कि कतर और पाकिस्तान का आतंकवादियों को पनाह देने का लंबा इतिहास रहा है और अभी वो एक मतलब की शांति पाने के बजाय ईरान के दशकों पुराने आतंकी कैंपेन को सपोर्ट करने में कहीं ज्यादा लगे हुए लग रहे हैं। स्कॉट ने आगे दावा करते हुए कहा था कि अभी भी एक ऐसे एग्रीमेंट की गुंजाइश है जिससे सबको फायदा हो, लेकिन सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की शून्य संभावना है। मोन्टाना से सीनेटर टीम शीही ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अलकायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को पनाह देने में पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठाए। शीही ने कहा कि पाकिस्तान, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने बिन लादेन को 10 साल तक छुपाया। उन्होंने आईएसआई इंश्योरेंस के जरिए अयातुल्लाह को फंड दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और कतर बातचीत की मेज पर हैं तो यूएस को यूएई, इजराइल और सऊदी अरब को भी बातचीत में शामिल करना चाहिए। शीही ने यूएई, इजराइल और सऊदी अरब को मिडिल ईस्ट में यूएस का असली साथी बताया। मोन्टाना के सीनेटर ने यह भी दावा किया कि कतर दशकों से आतंकवादी संगठनों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। शीही ने कहा कि पाकिस्तानियों ने आईएसआई के जरिए हमारे खिलाफ बगावत को फंड किया और बिन लादेन को छिपाया, इसीलिए यह मानना है कि वो यहाँ सिर्फ बिचौलिए होंगे, मुझे नहीं लगता कि यह सही है। अगर आप भी दोस्तों इस सांसद की बात का समर्थन करते हैं, मानते हैं कि बिल्कुल सटीक बात कही और सही तरीके से अमेरिका को लताड़ लगाई है ट्रंप के गवर्नमेंट को, तो ही सेड वेल कमेंट में आप लोग जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ बता दें,
आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका से डील साइन करने के ठीक बाद पाकिस्तान जा रहे ईरानी राष्ट्रपति। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ समझौते को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने तय की गई जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाने की बात कही है। पेजेश्कियान ने एक्स पर एक पोस्ट करके कहा कि बातचीत कितनी असरदार होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि तय की गई जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया जाए और उन्हें ठीक ठीक लागू किए जाए। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब वे मंगलवार को पाकिस्तान की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। उनकी यात्रा स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ बातचीत के ठीक बाद हो रही है, जहां दोनों पक्षों ने 60 दिनों के रोड मैप पर सहमति जताई है। बातचीत को लेकर पेजेश्कियान ने आगे कहा कि इस रास्ते पर कितनी प्रगति हुई है, ये तय की गई जिम्मेदारियों को असल में निभाने से पता चलेगा। तय किए गए टेक्स्ट से अलग बयान देने से बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद नहीं मिलती। हालांकि उनके बयान से ये साफ नहीं हो पाया कि वो किस बारे में बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मंगलवार यानी आज पाकिस्तान के दौरे पर निकलने वाले हैं। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का युद्ध शुरू होने के बाद से ये उनका पहला विदेशी दौरा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान और कतर ने घोषणा किया है कि स्विट्जरलैंड वार्ता में अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते की दिशा में 60 दिनों का रोड मैप तैयार हुआ है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, नेक्स्ट बड़ी जानकारी, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को और मजबूत करते हुए अमेरिका ने भारतीय सेना के AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों और M777A2 अल्ट्रा लाइट हॉविजर तोपों के लिए $482.2 मिलियन यानी लगभग 4,555 करोड़ रुपए के सपोर्ट पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस पैकेज में रख रखाव, तकनीकी सहायता, स्पेयर पार्ट्स और अन्य लॉजिस्टिक्स सेवाएं शामिल है। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी DSCA ने 17 जून को इस प्रस्तावित सौदे की आधिकारिक सूचना जारी की। ये एजेंसी अमेरिकी सरकार के फॉरेन मिलिट्री सेल्स यानी FMS कार्यक्रम का संचालन करती है। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने भी अमेरिकी कांग्रेस को इस संभावित रक्षा सौदे के बारे में जानकारी दी थी। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि दोनों देश प्रतिदिन रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि M777A2 हॉविजर तोपों के लिए लगभग $230 मिलियन का सपोर्ट पैकेज भी अंतिम चरण में है। दोस्तों, भारत के साथ ये रक्षा समझौता इतना तगड़ा डील ऐसे समय में हुआ है जब लगातार पाकिस्तानी PM और आसिम मुनीर दोनों मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहे हैं और भारत ने बिना अमेरिका से बात किए ही ये इतना बड़ा रक्षा डील सुनिश्चित करवा दिया। दोस्तों, इसे ही कहते हैं असली कूटनीति, जो कि पाकिस्तान को समझने में शायद 7 जन्म से भी ज्यादा का समय लग जाए। साथ ही साथ आपको बता दें, उधर भारत विरोधी एजेंडे पर बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात इस्लामी जमीन पर खड़े कर रही है प्रॉक्सी संगठन। दोस्तों, बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी जमात इस्लामी जो है वो अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए एक खतरनाक चाल चल रही है। वो इसके लिए भारत विरोधी एजेंडा फैलाने में लगी है, लेकिन इस खेल में खुद को पीछे रख रही है। इसकी जगह जमात इस्लामी कई ऐसे कट्टरपंथी संगठनों को तैयार कर रही है जो पूरे देश में भारत विरोधी प्रदर्शनों की अगुवाई कर सके। कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी का मकसद भारत और बांग्लादेश के संबंधों का खराब करना है। इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया। इसी चुनाव में जमात इस्लामी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इसने 68 सीटें जीती। संसद में जमात और NCP गुट के पास कुल 77 सीटें हैं। जमात इस्लामी का भारत विरोधी एजेंडा किसी से छिपा नहीं है। वहीं तारिक रहमान के पद संभालने के बाद उसे भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार हुआ है। हालांकि दोस्तों, कई मुद्दों पर अभी भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच बातचीत और संपर्क बना हुआ है। मतभेदों के बावजूद रहमान भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की अहमियत समझते हैं। वहीं पाकिस्तान की ISI के संबंध रखने वाली जमात इस्लामी भारत बांग्लादेश के संबंधों में प्रगति से खुश नहीं है और इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो खुद को एक जिम्मेदार विपक्ष भी दिखाना चाह रही है। यही वजह है कि सीधे तौर पर शामिल होने के बजाय वो छोटे सहयोगी समूहों और संगठनों के जरिए अपना मकसद पूरा करने का प्रयास कर रही है। वहीं आपको बता दें, मुनीर की आर्मी को 24 घंटे का अल्टीमेटम, कहा यह वतन हमारा है, पाकिस्तान हमसे हट जाए। POK में कश्मीरियों का गदर, दे रहे हैं खुली चुनौती। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में सुरक्षा बलों की तैनाती और कार्यकर्ताओं पर दमन के खिलाफ चल रहे आंदोलनों में तनाव और तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। पिछले 3 हफ्ते से लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAC ने पाकिस्तानी प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन अभी और
उग्र होगा। रावलकोट में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए जाक नेता सरदार अमान कश्मीरी ने कहा कि अब तक प्रदर्शनकारी शांति प्रिय हैं और उन्हें हिंसा की ओर न धकेला जाए। उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स और अन्य सुरक्षा बलों की बढ़ती तैनाती पर सवाल उठाया और कहा कि इस्लामाबाद को कश्मीर घाटी में सैन्य बल बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। यह वतन हमारा है, इस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। खुला चैलेंज, खुली धमकी दी है दोस्तों शहबाज और मुनीर को और बता दिया है कि पीओके पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ये क्षेत्र हमारा अपना है। अब हम देखेंगे कि क्या करना है इस क्षेत्र के साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पूरा मन है पीओके की जनता का भारत के साथ विलय होने के लिए। देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पीओके जल्द से जल्द भारत से जुड़ना चाहिए और थोड़े से एफर्ट्स भारत सरकार को भी लगाने चाहिए तो अपनी राय दीजिएगा इस मुद्दे पर। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर जितना ज्यादा हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।